नमस्कार दोस्तों, पोको एफएम पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्लक होम्स की एक और थ्रिलिंग मिस्ट्री, द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लंदन का एक ठंडा सुबह था। बेकर स्ट्रीट के 221 बी में शर्लक होम्स अपने लंबे कोट में बैठे थे और उनका दोस्त और असिस्टेंट डॉक्टर वॉटसन उनके सामने कुर्सी पर बैठा था। सुबह सुबह होम्स एक छोटी सी छड़ी का ऑब्जर्वेशन कर रहा था, एक वॉकिंग स्टिक जिसमें किसी का नाम लिखा था, जेम्स मॉर्टिमर MRCS। वाटसन ने अपनी मेडिकल नॉलेज का यूज करके गेस किया कि मॉर्टिमर कोई डॉक्टर होंगे, लेकिन होम्स जैसे हमेशा ज्यादा एग्जैक्ट और इम्प्रेसिव डिटेल्स के साथ बता रहा था। उन्होंने स्टिक के स्क्रैचेस और ग्रिप को देखकर यह बताया कि मॉर्टिमर काफी एक्टिव और कंट्री साइड में प्रैक्टिस करता होगा। तभी एक नॉक आता है और ड्राइंग रूम में एंट्री होती है डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर की। डॉक्टर मॉर्टिमर एक लंकी नर्वस टाइप आदमी निकलते हैं। उनका हाथ में एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट होती है। वो कहता है, मैं एक अजीब और भयानक केस लेकर आया हूँ मिस्टर होम्स। ये केस मेरे पेशेंट सर चार्ल्स बास्करविल से जुड़ा है, जिनकी कुछ महीने पहले मौत हो गई थी और शायद एक कार्स्ट हाउंड ने उनका कातिल किया हो। वाटसन थोड़ा हिला जाता है। एक कार्स्ट हाउंड? मॉर्टिमर कहता है, मैं समझाता हूं। मॉर्टिमर एक 18th सेंचुरी मैन्युस्क्रिप्ट होम्स के हाथ में देता है। वो एक लेजेंड बताता है जो सर हागो बास्करविल से जुड़ा है। सर चार्ल्स के एक पूर्वज। कहानी के मुताबिक सर हागो एक क्रूएल और वायलेंट इंसान था। एक बार उसने एक विलेज गर्ल को किडनैप किया और अपने मैनोर हाउस में ले गया, लेकिन वो लड़की किसी तरह भाग गई और हागो ने उसका पीछा किया। लेकिन उस रात उसकी लाश एक जंगल में मिली और उसका पास एक बड़ी सी काला कुत्ता था जिसकी मुंह से लाल खून टपक रही थी। लोग कहते हैं कि तब से बास्करविल फैमिली पर एक शापित हाउंड का साया है जो उनके वंशजों को मार देता है। होम्स सार्केस्टिकली कहता है, कहानी तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप मुझे रीजन बताइए कि आप ये सब लेकर मेरे पास क्यों आए हैं। डॉक्टर मॉर्टिमर बताता है कि सर चार्ल्स बास्करविल डेवनशायर में बास्करविल हॉल में रहते थे। वो एक इंटेलिजेंट और जेनरस आदमी थे, लेकिन उनका नेचर काफी नर्वस था। मॉर्टिमर उनका पर्सनल फिजिशियन थे। सर चार्ल्स को पुरानी फैमिली कार्स में विश्वास था। मौत से कुछ दिन पहले उनका बिहेवियर बहुत एंग्जाइटी और डर से भरा हुआ था, और जिस रात उनकी डेथ हुई वो रात डार्क और कुआसे से भरी हुई थी। उनकी बॉडी गार्डन के पाथ में मिली, जैसे वो भाग रहे हो किसी से। कोई साइंस ऑफ वायलेंस नहीं मिले, लेकिन उनका चेहरा हॉरर से ट्विस्टेड था। और सबसे अजीब बात, उस जगह के ग्राउंड पे एक जायंट हाउंड के पाव के प्रिंट्स मिले थे। होम्स के आंखों में चमक आ गई। इंटरेस्टिंग, ए मिस्टीरियस डेथ, ए फैमिली कर्स एंड द प्रिंट्स ऑफ ए बीस्ट। डॉक्टर, आपको किस बात का डर है? मॉर्टिमर घबरा कर कहता है, सर चार्ल्स का एक वारिस है, सर हेनरी बास्करविल। वो अभी कनाडा से लंदन आया है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो भी इस सांप के शिकार न बन जाए। होम्स लीन होकर कहता है, ये केस हमारे लिए परफेक्ट है वाटसन। लेट्स प्रोटेक्ट द लास्ट बास्करविल एंड अनकवर द ट्रूथ। अगले दिन सुबह शर्लक होम्स, डॉक्टर वाटसन और डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर लंदन के एक होटल में सर हेनरी बास्करविल से मिलने जाता है। सर हेनरी कनाडा से अभी लंदन आया है और उन्हें बास्करविल एस्टेट इनहेरिट करना है। उनके चेहरा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट है, लेकिन आंखों में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी छुपा है। होम्स पोलाइटली कहता है, सर हेनरी, मुझे खुशी है आपसे मिलके, लेकिन मुझे ये समझना है कि आप लंदन आते ही क्या अजीब बातें नोटिस कर रहे हैं। सर हेनरी थोड़ा सा हंसी के साथ कहता है, देखिए मिस्टर होम्स, लंदन आते ही मुझे एक स्ट्रेंज बेनामी लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, अगर अपनी जान प्यारी है तो मूड से दूर रहिए। होम्स तुरंत पेपर को देखता है। हर लेटर न्यूज़पेपर से कट करके चिपकाया गया था। सिर्फ एक शब्द मूड को छोड़ गया था, जो हैंड रिटन था। होम्स उस हैंडराइटिंग का ऑब्जर्वेशन करता है, टाइट और सैकी स्ट्रोक्स। वाटसन पूछता है, ये लेटर किसी ने होटल तक भेजा होगा? सर हेनरी कहता है, हाँ, मुझे लगता है किसी ने मुझे ट्रैक किया। सर हेनरी होटल में रुक रहे हैं
जब वो अपने रूम में वापस जाते हैं तो उनको एक अजीब बात का पता चलता है। उनका एक ब्राउन लेदर का नया जूता गायब है। स्टाफ कॉन्फ्यूज है, सर हेनरी इरिटेट है। होम्स सॉफ्टली कहता है, स्ट्रेंज, क्यों कोई सिर्फ एक जूता छुपा कर ले जाए, और वो भी नया। और सब लोग वापस होटल लॉबी में आते हैं। होम्स क्विकली वाटसन को एक साइड ले जाता है और कहता है, वाटसन, तुमने नोटिस किया, जब हम सर हेनरी के साथ थे तब एक ब्लैक बियर्ड वाला आदमी हर जगह उनके पीछे था, टैक्सी में भी। वाटसन शॉक्ड होता है। होम्स कहता है, मैं उसके टैक्सी ड्राइवर से बात करके आया हूँ। उस आदमी ने अपना नाम बताया, शर्लॉक होम्स। वाटसन हैरान हो जाता है, मतलब कोई आपका नाम यूज कर रहा है? होम्स सीरियस हो जाता है। हाँ, कोई इंटेलिजेंट और डेंजरस एनिमी हमसे खेल रहा है वाटसन। इस गेम में हर मूव इंपॉर्टेंट है। फिर होम्स डिसाइड करता है कि सर हेनरी को डेवनशायर भेजना ही होगा, लेकिन उनके प्रोटेक्शन के लिए वाटसन को साथ भेजा जाएगा। होम्स खुद लंदन में रुककर इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी की जड़ें लंदन से जुड़ी हुई है। सर हेनरी एग्री करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मूड हो या मॉन्स्टर, मैं अपने पुरखों का घर जरूर जाऊंगा। वाटसन खुद भी थोड़ा चिंतित होता है, लेकिन वो जानता है कि सर हेनरी की सेफ्टी उसके हाथ में है। होम्स फाइनली कहता है, वाटसन, तुम हर एक चीज नोट करना, हर इंसान, हर आवाज, हर शैडो, और मुझे रेगुलर लेटर्स भेजना। इस मिस्ट्री का हल सिर्फ एविडेंस से मिलेगा, इमोशन से नहीं। डॉक्टर वाटसन और सर हेनरी बस्केटविल एक लंबी ट्रेन जर्नी के बाद डेवनशायर पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जहां से मोर की खौफनाक हवा और खामोशी दोनों ही महसूस की जा सकती है। स्टेशन पर उनका स्वागत करता है डॉक्टर मॉर्टिमर, जिनके साथ एक छोटा घुटना इंसान ड्राइवर भी होते हैं। नाम था उनका पार्किंस। जब वो लोग कार में बस्केटविल हॉल की तरफ जा रहे होते हैं तो वाटसन को पहली बार मोर का असली दर्शन होता है। पूरा लैंडस्केप ग्रे और डेड लगता है, घास और पत्थर का मिला जुला डिजर्ट जैसा एरिया जहां दूर तक कुछ भी जिंदा नहीं दिखता। मॉर्टिमर कहता है, यही है ग्रिम्पेन मायर, एक ऐसी मार्स जहां आदमी डूब जाए तो उसकी लाश भी नहीं मिलती, और कहते हैं इसी जगह से वो हाउंड भी आता है। सर हेनरी थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर कहता है, अजीब जगह है ये, पर अगर यही मेरा पुरखों का घर है तो मुझे यहाँ जीना होगा। जब वो लोग बस्केटविल हॉल पहुंचते हैं तो वाटसन इम्प्रेस्ड होता है। एक पुराना लेकिन ग्रैंड मैनर हाउस, गोथिक आर्किटेक्चर, लेकिन काफी सूना और थोड़ा डिप्रेसिंग। सर हेनरी कहता है, ये घर अंदर से थोड़ा ठंडा और उदास लगता है, जैसे सालों से यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं रहा। हाउस का केयरटेकर मिस्टर और मिसेस बैरीमोर दोनों उनका वेलकम करते हैं। मिस्टर बैरीमोर टॉल और सीरियस है, जबकि मिसेस बैरीमोर काफी नर्वस और चुप रहने वाली लगती है। वाटसन को बैरीमोर थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कुछ छुपा रहा हो, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोलता। रात को वाटसन अपने कमरे में जाके डायरी लिखने लगता है होम्स के लिए। डियर होम्स, बस्केटविल हॉल पहुंच चुके हैं। घर तो ग्रैंड है, लेकिन इस जगह में एक अजीब सी उदासी और हवा में कुछ टेंशन है। बैरीमोर कपल थोड़ा सस्पिशियस लगता है। सर हेनरी की हिम्मत अच्छी है, लेकिन मुझे उनके लिए डर लगता है। बाय वाटसन। उसी रात वाटसन उठ जाता है एक अजीब से आवाज सुनकर। फिर वो कॉरिडोर में निकलता है और देखता है मिस्टर बैरीमोर किसी कमरे के बाहर खड़ा है, हाथ में एक कैंडल लेकर। वो विंडो के पास जाके बाहर देखता है, फिर कुछ सिग्नल कर रहा होता है। वाटसन छुपके से देख रहा था, लेकिन अगले मोमेंट बैरीमोर कैंडल बुझा के चला जाता है। वाटसन डायरी में लिखता है, होम्स, मुझे लगता है मिस्टर बैरीमोर किसी को सिग्नल दे रहा था। शायद कोई सीक्रेट यहाँ छुपा है जो उसने सर हेनरी से छुपाया है। अगली सुबह डॉक्टर मॉर्टिमर वाटसन को ग्रिम्पेन विलेज में ले जाता है, जहां उन्हें कुछ लोकल्स मिलते हैं। एक ओल्ड शेफर्ड बताता है, वो मोड़ पे मत जाओ, कुछ दिनों पहले भी एक आदमी की चीख सुनी गई थी और कुछ नहीं मिला। वाटसन और मॉर्टिमर दोनों टेंस हो जाते हैं, और तभी उन्हें एक और शॉकिंग बात पता चलती है।
ग्रिम्पिन जेल से कुछ दिन पहले एक डेंजरस क्रिमिनल भाग गया है, सिल्डन नाम का कातिल। उसे लास्ट बार मूड में देखा गया था। वाटसन सोचता है, एक किलर लूज है, एक मिस्टीरियस हाउंड का साया है और बैरीमोर कुछ छुपा रहा है। यह कुछ तो गलत है। रात का समय था। बास्करविल हॉल में सब कुछ शांत था, लेकिन डॉक्टर वाटसन के मन में तूफान चल रहा था। उसने मिस्टर बैरीमोर को एक कैंडल के साथ किसी विंडो के पास सिग्नल करते हुए देखा था। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने डिसाइड किया आज रात वो इस राज का पीछा करेगा। सर हेनरी भी वाटसन के प्लान में शामिल हो जाता है। दोनों तय करते हैं कि बैरीमोर को फॉलो किया जाए बिना उससे पता चले। उस रात वाटसन और सर हेनरी चुपके से अपने कमरे से निकलते हैं। पूरा घर अंधेरा में डूबा हुआ था। सिर्फ बैरीमोर की रूम के पास एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। बैरीमोर अपनी बीवी से कुछ कहकर एक कैंडल लेकर वापस उसी विंडो के पास पहुंचता है जहां से वाटसन ने उसे पहली बार देखा था। फिर से वो कैंडल जलाकर खिड़की के बाहर किसी तरफ सिग्नल करता है, जैसे किसी से सीक्रेट कोड में बात कर रहा हो। सर हेनरी विस्पर करता है, वाटसन अब बस, लेट्स कन्फ्रंट हिम। दोनों एक साथ सामने जाकर बैरीमोर से सवाल करते हैं, मिस्टर बैरीमोर, आप ये क्या कर रहे हो? किससे सिग्नल दे रहे हो इस रात के समय? बैरीमोर शॉक्ड हो जाता है। कैंडल गिर जाता है उनके हाथ से। पहले तो वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब सर हेनरी ज्यादा प्रेशर डालता है तो फाइनली वो सच बोल देता है। मिस्टर बैरीमोर कहता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, मैंने किसी किलर को सिग्नल नहीं दिया, बल्कि मैं अपनी बीवी के छोटे भाई सिल्डन को हेल्प कर रहा हूँ, जो कि जेल से भाग गया है। वो इसी मोड़ में छुपा हुआ है, भूखा है, थका हुआ है। मिसेस बैरीमोर ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसे एक लास्ट चांस दूंगा जेल जाने से पहले। वाटसन और सर हेनरी शॉक्ड हो जाता है। सिल्डन, एक डेंजरस मर्डरर, उनके घर के पास छुपा है। मिसेस बैरीमोर आगे बढ़कर कहती है, प्लीज सर, वो मेरा छोटे भाई है। हम उसे एक लास्ट डिनर दे रहे थे, बस इतनी सी मदद की, वो कल यहाँ से दूर चला जाएगा। सर हेनरी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन उससे जेल रिटर्न करवाना होगा, ये सेफ नहीं है। बैरीमोर कहता है, सर एक बार मूड में जाकर देखिए, उसका हाल देखकर शायद आपका गुस्सा भी पिघल जाए। अगली सुबह वाटसन और सर हेनरी मूड की तरफ निकलते हैं, जहां बैरीमोर ने बताया था कि सेल्डन छुपा है। पहाड़ियों और पत्थरों के बीच दूर से उन्हें एक इंसान भागता हुआ दिखता है, भूखा, गंदा और गुस्से में। सर हेनरी चीखता है, वही है सेल्डन। दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो जंगल और मूड़ के गहराई में छुप जाता है। लेकिन तभी एक और चीज होती है जो वाटसन के होश उड़ा देती है। दूर किसी क्लिफ के ऊपर एक और आदमी दिखाई देता है, लंबा, तनब में खड़ा, एक रॉक के पीछे से वाटसन और सर हेनरी को देख रहा है। वाटसन शॉक्ड होकर सोचता है, ये कौन है? ये सेल्डन तो नहीं है, उसका कपड़े से अलग लग रहा है, ये कोई एडुकेटेड जेंटलमैन है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी छुप छुप के। वाटसन डायरी में लिखता है, डियर होम्स, बैरीमोर के राज का पता चल गया, लेकिन मूड में एक और आदमी है, कोई मिस्टीरियस शैडो जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है। मुझे लगता है ये केस सिर्फ श्रापित कुत्ते का नहीं है, यहाँ इंसानों का गेम भी खेला जा रहा है। बाय वाटसन। वाटसन अब तक काफी क्लूज जोड़ चुका था। सर चार्ल्स की रहस्य भरी मौत, बैरीमोर को सिग्नल देना, एक डेंजरस कातिल का मोड़ में छुपा होना, और सबसे मिस्टीरियस बात, एक अनजान आदमी जो दूर से उनका पीछा कर रहा था। वाटसन का दिल कह रहा था, ये आदमी बस सेल्डन नहीं हो सकता, इसका ड्रेस और पोस्टर कुछ और ही कह रहा था। क्या ये कोई नया खिलाड़ी है इस गेम में? उसी रात वाटसन डिसाइड करता है कि वो इस अननोन आदमी का तलाश करेगा, बिना किसी को बताए। अगले दिन सुबह वाटसन मोड़ की तरफ निकलता है, खुद अकेला। उसके हाथ में रिवॉल्वर है और पॉकेट में नोटबुक। जैसे जैसे वो मोड़ में घुस रहा था, हवा और ज्यादा ठंडी और खामोश होती जा रही थी। वो जगह पहुंचते हैं जहां से उसने कल उस आदमी को देखा था। पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा नैरो रास्ता मिलता है, और कुछ घंटों की तलाश के बाद एक जगह उससे साइंस मिलता है कि यहाँ कोई रहता था।
फुटप्रिंट्स, एक छोटा कैंपफायर और कुछ टीन कैंस जिसमें कैंड फूड था। वाटसन क्विकली आसपास देखता है और तभी एक आवाज आती है, प्लीज डोंट शूट वाटसन। वाटसन होश में भी और शॉक्ड में भी, क्योंकि सामने से आता है शर्लॉक होम्स। वाटसन स्टन्ड है। होम्स, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो लंदन में थे। होम्स मुस्कुराता है। लंदन में सिर्फ दिखावा था मेरे दोस्त। जब से मैंने वो ब्लैक बियर्ड आदमी का केस सुना था जो मेरा नाम यूज कर रहा था, मुझे पता था कि इस कहानी में कोई और मास्टरमाइंड छुपा है और इसे ट्रैक करने के लिए मुझे शैडो में रहना पड़ा। वाटसन का गुस्सा भी निकलता है। आपने मुझे बताया तक नहीं। मैं समझा आप लंदन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। होम्स कहता है, और तुमने मुझे काफी अच्छी इंफॉर्मेशन भेजी। तुम्हारे रिपोर्ट्स ने मुझे स्ट्रॉन्ग क्लू दिया। मुझे माफ कर दो वाटसन, पर मुझे ये प्लान सीक्रेट्स रखना ही पड़ा, क्योंकि अगर विलेन को मेरा होने का पता लगता तो सब खत्म हो जाता। वाटसन फाइनली रिलैक्स करता है। तो अब आपको क्या मिला यहाँ से? होम्स बताता है, एक, उसने देखा है कि मूड में कुछ लोग सीक्रेट तरीके से मिल रहे हैं। दो, कोई है जो सर हेनरी का मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर रहा है। तीन, और वो हाउंड रियल है या नहीं, इस पर होम्स अभी भी रिसर्च कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने एक्चुअल जायंट डॉग को मोड़ के आसपास देखा है। होम्स कहता है, वाटसन, मुझे लगता है इस कार्स के पीछे किसी इंसान का दिमाग है। सर चार्ल्स की डेथ कोई सुपरनेचुरल चीज से नहीं थी। मुझे लगता है किसी ने प्लान करके उसे मारा और हाउंड का डर का यूज किया उसे भगाने और डराने के लिए। वाटसन शॉक्ड होकर कहता है, मतलब कोई इंसान ही मास्टरमाइंड है? होम्स एफर्मेटिव में कहता है, और मुझे लगता है वो सर हेनरी को भी मारना चाहता है ताकि पूरा बस्करविले एस्टेट उसके कब्जे में आ जाए। होम्स फाइनली वाटसन से कहता है, अब तुम सर हेनरी के पास वापस जाओ, लेकिन ध्यान रहे किसी को ये मत बताना कि मैं मूड में हूं। मेरा मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ। मुझे उस मास्टरमाइंड को रंगे हाथों में पकड़ना है। वाटसन हाँ में सिर हिलाता है। वो समझ गया था कि गेम अब और भी डेंजरस हो गया है। वाटसन अब होम्स के सच से वाकिफ हो चुका था और उसके अंदर एक अलग ही जज्बा जग गया था। अब उसका मिशन क्लियर था। सर हेनरी की हर हालत में सुरक्षा करनी है। पर मूड में हवा और घटनाएं कुछ और ही कहती थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। उस रात जब वाटसन बस्करविल हॉल वापस आए तो सर हेनरी थोड़ा उदास और सोच में डूबा हुआ था। सर हेनरी सॉफ्टली बोलता है, वाटसन, मुझे लगता है मैं रात को एक छोटी वॉक पे जाने वाला हूँ। बस मुड़ के एज तक फ्रेश एयर चाहिए। वाटसन अलर्ट हो गया। सर, ये आइडिया थोड़ा डेंजरस है। आपको पता है ये जगह सेफ नहीं है और होम्स भी कह चुके हैं। सर हेनरी उसकी बात काट के कहता है, नहीं वाटसन, मैं अपने घर के आसपास भी नहीं घूम सकता। मुझे लगता है मैं किसी के साये में जी रहा हूँ। ये बात सुनकर वाटसन एग्री करता है, पर सिर्फ एक कंडीशन पर, मैं आपके साथ चलूंगा। सर हेनरी हाँ बोल देता है। दोनों रात के वक्त मोड़ के एज तक जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी में सिर्फ पत्थर और घास की समंदर दिखाई देता है, लेकिन तब भी अचानक से मोड़ की खामोशी को चीरते हुए एक भयानक चींक गूंजती है। एक ऐसी चींक जिसमें दर्द, डर और मौत का सारा रंग था। सर हेनरी घबरा जाता है। वाटसन रिवॉल्वर निकलता है। चींक एक क्लिफ के पास से आई थी, जहां से नीचे ग्रिम्पेन मायर शुरू होता है। दोनों भागकर उस डायरेक्शन में जाते हैं और जब वो पहुंचते हैं तो एक कांच जैसी सन्नाटा छा जाता है। नीचे एक आदमी की लाश पड़ी थी, मोड़ के एज के पास। वाटसन और सर हेनरी नीचे जाके लाश को देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। उस आदमी ने सर हेनरी जैसे कपड़े पहने हुए थे। सर हेनरी शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो मैं हूं। वाटसन उसकी पल्स चेक करता है। आदमी मर चुका था, लेकिन तभी होम्स शैडो से निकलता है और कहता है, ये सेल्डन है, मिसेस बेरीमोर का भाई। शायद किसी ने उससे सर हेनरी समझकर मार दिया। होम्स उन दोनों को एक तरफ ले जाता है। मैं छुपकर इस सब देख रहा था,
सिल्डन ने सर हेनरी के पुराने कपड़े पहने थे जो बेरीमोर ने उसे दिया था। उस आदमी ने सोचा कि यह सर हेनरी है और अपने हाउंड को छोड़ दिया। सर हेनरी शौक में कहता है, तो वो हाउंड रियल थे? होम्स सीरियस होकर कहता है, हाँ हेनरी, कोई इंसान इस हाउंड का यूज कर रहा है, उसे ट्रेन कर चुका है और उसे सिर्फ एक मकसद के लिए छोड़ा जाता है, मर्डर। वाटसन पूछता है, लेकिन किसने और क्यों? होम्स कहता है, मैं उस मास्टरमाइंड के बहुत करीब हूं और अब हम उससे बाहर खींच कर लाएंगे। होम्स वाटसन और सर हेनरी को कॉशन देता है, अब कोई भी मूव केयरफुली करनी है और सर हेनरी आपको बेट बनना पड़ेगा। सर हेनरी शॉक्ड होकर पूछता है, बेट? मतलब मैं जानबूझकर मुड़ पे जाऊं? होम्स कहता है, हाँ, मगर इस बार हम आपके साथ रहेंगे, छुपे हुए, और जब वो किलर अपने हाउंड छोड़ेगा हम उससे पकड़ लेंगे। वाटसन सिर हिलाता है, एक फाइनल ट्रैप, लेट्स डू इट। ग्रिम्पेन मुड़ में मौत हवा में घूम रही थी। होम्स, वाटसन और सर हेनरी एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, एक फाइनल ट्रैप। हाउंड को सामने लाया जाएगा, लेकिन इस बार शिकार करेगा शिकारी। होम्स सबको मैनर के लाइब्रेरी में बुलाकर कहता है, प्लान सिंपल है, सर हेनरी कल रात डिनर के बाद अकेला वक्त के लिए मोड़ के तरफ जाएंगे जैसे रूटीन में जाते हो, लेकिन इस बार हम वाटसन छुपे हुए रहेंगे रिवॉल्वर्स के साथ। अगर हाउंड आए तो हम उसे रोक लेंगे। सर हेनरी घबराता है, अगर मैं मर गया तो? होम्स कहता है, आप पर किसी भी मोमेंट आंख रखी जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। वाटसन कहता है, हम आपके आसपास रहेंगे एक शैडो की तरह। रात आती है। बस्करविल हॉल में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर की वाइन की सीटी सुनाई देती है। सर हेनरी डिनर करता है, फिर अपने हैट पहनते हैं और मोड़ की तरफ निकल जाता है। वो अंधेरा में चलते हुए अपने पैरों की आहट तक सुन सकता है। हर एक कदम में डर छुपा है। दूर क्लिफ के नीचे होम्स और वाटसन छुपकर उसे देख रहे हैं। वाटसन कहता है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हवा में एक अजीब से सुकून है जो तूफान से पहले होता है। होम्स कामली रिप्लाई करता है, बी रेडी वाटसन, इट इज अबाउट टू बिगिन। और तब वो आता है, अचानक से एक दूर से आती भयानक गुड़गुड़ाहट जिसे कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं निकल सकता। वो आवाज मूड के दर्द भरे सन्नाटे को चीर देती है। सर हेनरी रुक जाता है, पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन अंधेरा घना है। तभी एक ह्यूज ग्लोइंग आइट मॉन्स्टर्स डॉग झाड़ियों से निकलता है। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही है और उसके मुंह से सलीवा और ब्लड की स्मेल आ रही है। सर हेनरी भागता है, उसकी सांस तेज हो जाती है। होम्स चीखता है, वाटसन फायर करो। वाटसन और होम्स छुपकर हाउंड पर गोलियां चलाता है, 1 2 3। पर हाउंड बड़ा और पावरफुल है, वो सर हेनरी के बहुत करीब आ चुका होता है। होम्स एक और बार गोली चलाता है और इस बार हाउंड गिर जाता है, गुड़ाते हुए मूर की मिट्टी में। उसके बॉडी से केमिकल स्मेल आ रही होती है। सर हेनरी गिरते गिरते बचता है और वाटसन उसे संभालता है। होम्स हाउंड के बॉडी को चेक करता है। यह रियल हाउंड है, बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसके बॉडी पर फॉस्फोरस पेंट लगा है जो अंधेरे में चमकता है। वाटसन कहता है, तो मॉन्स्टर नहीं, मैनिपुलेशन था। होम्स सिर हिलाता है, हाँ, कोई इस डर को यूज करके इस चार्ल्स को डरा कर मारा, और अब सर हेनरी को भी। सर हेनरी थोड़ा संभल के कहता है, पर वो कौन था? किसने इस हाउंड को ट्रेन किया? होम्स कहता है, अब वक्त है उस मास्टरमाइंड को पकड़ने का और मेरे पास उसका नाम है। वाटसन क्यूरियस होता है, तो कौन है? होम्स क्विटली बोलता है, मिस्टर स्टेपल्टन। सर हेनरी अब तक काफी संभल चुके थे, लेकिन मूड में हाउंड का अटैक ने उनको हिला के रख दिया था। वाटसन और होम्स दोनों उनके ध्यान रख रहे थे, लेकिन होम्स के दिमाग में अब सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, स्टेपल्टन। ग्रिम्पेन मोड़ के बीच अपने छोटी सी कॉटेज में रहता था मिस्टर जैक स्टेपल्टन,
एक बटरफ्लाई कलेक्टर, सॉफ्ट स्पोकन आदमी और अपनी बहन मिस बेरियल के साथ रहता था। लेकिन अब होम्स के पास कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ्स था जो इस शांत और कल्चर्ड आदमी के पीछे छुपी एक खतरनाक पर्सनालिटी का राज खोलने वाले थे। होम्स और वाटसन लंदन लौट जाता है कुछ दिनों के लिए। वहां से होम्स कुछ लीगल पेपर्स, फैमिली रिकॉर्ड्स और जेनोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस आता है। सर हेनरी हैरान होते हैं। सर हेनरी सॉफ्टली कहता है, होम्स क्या मिला आपको लंदन से? प्रूफ कि जैक स्टेपल्टन सर चार्ल्स के रिश्तेदार हैं और तुम्हारे भी। सर हेनरी शॉक्ड हो जाता है। क्या? होम्स एक्सप्लेन करता है, स्टेपल्टन का असली नाम है रॉजर बस्करविल जेआर। वो सर चार्ल्स के यंगर ब्रदर के बेटा है जिसे साउथ अमेरिका में डेड माना गया था, लेकिन वो जिंदा था और उसने एक नई आइडेंटिटी बना ली, जैक स्टेपल्टन। उसका प्लान था पूरा बस्करविल एस्टेट छुपकर अपने नाम करने का। होम्स कंटिन्यू करता है, एक, स्टेपल्टन ने फैमिली कर्स का मिथ यूज किया। 2, उसने एक जाइंट हाउंड खरीदा, उसे फास्फोरस से कोट किया ताकि वो अंधेरा में घोंसले लगे। 3, उसने सर चार्ल्स को लेटर लिखवाकर गार्डन में बुलाया और फिर हाउंड को छोड़ दिया। 4, सर चार्ल्स हार्ट अटैक से मर गया पर मर्डर्स का प्रूफ कोई नहीं मिला। 5, अब उसका अगला टारगेट सर हेनरी था। वाटसन पूछता है, और उसकी बहन मिस बेरियल? होम्स सीरियस हो जाता है। वो उसकी बीवी है जिसे उसने बहन के रूप में इंट्रोड्यूस किया ताकि सर हेनरी को यूज टैप करने में आसानी हो। सर हेनरी शॉक में बैठ जाता है। मुझे लगा मैं उससे पसंद करता हूं। होम्स कहता है, अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, उसे रंगे हाथों में पकड़ना। होम्स एक प्लान बनाता है। मिस बेरियल को सीक्रेटली कांटेक्ट किया जाता है। उससे कन्विंस किया जाता है कि स्टेपल्टन के साथ छोड़ दे, वरना उसकी भी गिरफ्तारी होगी। मिस बेरियल फाइनली टूट जाती है और पूरा सच होम्स को बता देती है। मैं उसकी पत्नी हूँ, उसने मुझे धमकाया था, मैं उस सब में शामिल नहीं थी। सर चार्ल्स की मौत के बाद मैं डर गई थी। होम्स, वाटसन और लोकल इंस्पेक्टर एक टीम बनाकर स्टेपल्टन के घर जाते हैं, लेकिन तब तक स्टेपल्टन अपने घर से भाग चुका था। मोड़ के बीच उसने एक छुपा हुआ रास्ता बनाया था ग्रिम्पेन मायर की तरफ। होम्स कहता है, वहीं गया होगा अपने छुपने की जगह। ढूंढने पर उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं और कुछ घंटे बाद एक आदमी का जूता मुड़ के दलदल में डूबता हुआ मिलता है। होम्स क्विटली बोलता है, वो खुद अपने ट्रैप में फंस गया, ग्रिम्पेन मायर किसी को नहीं छोड़ता। वाटसन स्लोली बोलता है, जस्टिस हो गया। सर हेनरी अब इमोशनली थक चुके होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कुछ महीने के लिए साउथ अमेरिका ट्रैवल करेंगे, अपने मन को शांत करने के लिए। होम्स और वाटसन हेनरी को अलविदा कहते हैं। सर हेनरी सॉफ्टली कहता है, मुझे पता नहीं कैसे शुक्रिया अदा करूं। होम्स बोलता है, बस एक चीज याद रखना, मॉन्स्टर हमेशा अंधेरे में नहीं होते, कभी कभी वो अच्छे कपड़े पहनकर तुम्हारे हाथ थाम लेते हैं। कुछ हफ्तों बाद लंदन का 221 बेकर स्ट्रीट एक बार फिर से होम्स और वाटसन की आपस की बातों से गुनगुनाने लगे। मोड़ की ठंडी हवा, स्टेपल्टन का फेस और हाउंड का टेरिफाइंग रोड अब सिर्फ यादों में रह गया था, लेकिन कुछ सवाल अब भी होम्स के दिमाग में घूम रहे थे। वाटसन उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। हेडलाइन थी, द बस्करविल कर्स, ट्रूथ अनमास्क्ड, स्टेपल्टन डिक्लेयर डेड इन ग्रिम्पेन मायर। होम्स फायरप्लेस के सामने बैठे पाइप पी रहा था। वाटसन पूछता है, होम्स क्या आपको लगता है सब कुछ सच में खत्म हो गया? होम्स कहता है, मूर ने हमें सिर्फ एक किलर नहीं दिया वाटसन, उसने हमें इंसान की सबसे खतरनाक शक्ल दिखाई, ग्रिड में छुपा शैतान। वाटसन डायरी में लिखने के मूड में था और होम्स फैक्ट्स को 1 बाय 1 रिव्यू करता गया। 1, सर चार्ल्स की मौत। सर चार्ल्स दिल से बीमार था, लेकिन उस रात स्टेपल्टन ने उसे परखों के डर से डरा दिया, हाउंड का यूज किया, वो हार्ट अटैक से मर गया बिना किसी फिजिकल वायलेंस के।
2. लेटर वार्निंग सर हेनरी को। बेराइल स्टेपल्टन का वाइफ उसकी बुराइयों से परेशान हो चुकी थी। उसने बेनामी चिट्ठी भेजकर सर हेनरी को वार्न किया, लेकिन स्टेपल्टन ने उसे मारने का प्लान बना ही लिया था। 3. सेल्डन की मौत। बेरीमोर ने सर हेनरी के पुराने कपड़े सेल्डन को दे दिया था। हाउंड ने उसे सर हेनरी समझकर अटैक किया और वहीं से होम्स का डाउट कंफर्म हुआ। 4. स्टेपल्टन का प्लान। अगर सर हेनरी मर जाता तो लीगली स्टेपल्टन यानी रॉजर जेआर नेक्स्ट लीगल हियर बनता। उसने आइडेंटिटी छुपाकर पूरा एस्टेट खुद के नाम करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। वाटसन कहता है, ये सब सुनकर भी विश्वास नहीं होता। कैसे कोई इतना काम और फ्रेंडली दिखने वाला आदमी अंदर से इतना डेंजरस हो सकता है। होम्स सॉफ्ट टोन में कहता है, इसीलिए मैं कहता हूँ वाटसन, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑब्वियस थिंग व्हिच नोबडी बाय एनी चांस एवर ऑब्जर्व्स। होम्स फिर एक अजीब बात उठाता है, वाटसन, स्टेपल्टन के बॉडी का कोई प्रूफ नहीं मिला, सिर्फ एक जूते, कुछ फुटप्रिंट्स और दलदल में डूबा हुआ रास्ता। शायद। वाटसन का चेहरा टाइट हो जाता है। आपका मानना है कि वो अभी भी जिंदा है? होम्स श्राग करता है। पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमें ग्रिम्पेनमायर की नेचर पे भरोसा है, लेकिन किसी क्रिमिनल के चाल पे कभी नहीं। वाटसन नोट करता है, ये केस सॉल्व हो गया है, लेकिन होम्स की आंखें अब भी किसी अंधेरे के कोने में छुपी हुई सच्चाई को देख रही है। शायद इसीलिए वो दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव कहलाता है। एक दिन होम के पास एक लेटर आता है साउथ अमेरिका से। डियर होम्स एंड वाटसन, मैं ठीक हूँ, नया शहर में नया लोग, लेकिन कभी कभी वो पुरानी हवा मुझे याद आती है। बेरियल ने मुझे सब कुछ बताया। उसने खुद को गिल्टी फील किया, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया। शायद एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। आप दोनों ने मुझे सिर्फ एक विरासत नहीं दी, बल्कि मेरी जिंदगी बचाई। फॉरएवर इन योर डेब्ट, सर हेनरी बास्करविल। वाटसन स्माइल करता है। होम्स पाइप से एक लंबा कांस लेकर कहता है, वाटसन, हर केस के बाद जो चीज सबसे ज्यादा सुकून देती है वो ये होती है, समवन गॉट टू लाइफ। 221 बी बेकर स्ट्रीट में सुबह का वक्त था। बाहर बारिश हो रही थी और अंधेरों में लंदन का एक खास उदासी भरे चेहरा दिख रहा था। होम्स अपने वायलिन के साथ कुछ स्लो और हंटिंग ट्यून बजा रहा था और वाटसन डायरी अपडेट कर रहा था। वाटसन सॉफ्टली कहता है, लगता है पीस का वक्त आ गया है। कोई नया केस की खबर नहीं। सर हेनरी सेफ है, स्टेपल्टन डेड और लंदन भी कुछ शांत सा लग रहा है। होम्स वायलिन रोकता है और अपनी आंखें हाफ बंद रखता है। वाटसन, जब लंदन शांत होता है तो मैं ज्यादा चौकन्ना हो जाता हूँ, क्योंकि जहाँ क्राइम सो रहा होता है वहाँ कभी कभी वो सपने में भी कुछ कर गुजरता है। उस वक्त एक नॉक आता है। मिसेस हडसन एक विजिटर को अंदर लाती है, भीगे कपड़ों में, थका हुआ, लेकिन आंखों में डिस्पिरेशन। एक यंग मैन, नाम था मिस्टर फ्रैंकलैंड जेआर। वाटसन तुरंत रिकॉग्नाइज करता है, ये तो ग्रिम्पेन के फ्रैंकलैंड का बेटा है। सर हेनरी के पड़ोसी कहते थे इसके बारे में। होम्स अपने शार्प टोन में कहता है, आइए मिस्टर फ्रैंकलैंड, आप ग्रिम्पेन से आए हैं, अब तो लंदन नहीं आते थे। फ्रैंकलैंड का फेस पीला पड़ गया। वो बैठते ही बोलता है, मिस्टर होम्स, मुझे लगता है कि स्टेपल्टन जिंदा है। वाटसन का पेन रुक जाता है। होम्स की आंखें तीखी हो जाती हैं। होम्स कहता है, अपना स्टेटमेंट एक्सप्लेन कीजिए। मैं साउथ अमेरिका गया था कुछ लीगल काम से, एक वाइल्ड लाइफ एक्सपीडिशन में। वहाँ जंगल में एक गाइड मिला जिसका चेहरा स्टेपल्टन से मिलता था। उसने अपना नाम वेंडलुअर बताया, मगर उसकी छुपाने की स्टाइल, उसकी आवाज सब स्टेपल्टन जैसा था। होम्स डीप साइलेंस में चला जाता है। वाटसन शॉक्ड होकर कहता है, मतलब जो हमने सोचा था स्टेपल्टन ग्रिम्पेनमायर में मर गया, वो गलत हो सकता है। होम्स कहता है, ये संभव है। बहुत लोग मरने का नाटक करते हैं वाटसन, और जब मूड इतना भूलभुलैया हो जितना ग्रिम्पेनमायर, तो एस्केप करना मुश्किल नहीं।
होम्स फ्रैंकलैंड से पूरा डिस्क्रिप्शन लेता है। 1. आदमी एडुकेटेड लगता था। 2. लैटिन अमेरिकन इंसेक्ट्स और प्लांट्स का एक्सपर्ट था। 3. कभी लंदन आया था ये मानने से इनकार किया। 4. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके पास एक बास्करविल केस वाला छोटा पेंडेंट था। वाटसन सॉफ्टली कहता है, यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। होम्स का दिमाग अब पूरी स्पीड में चला जा रहा था। वाटसन, अगर स्टेपल्टन जिंदा है तो उसका मोटिव अब भी वही हो सकता है। बास्करविल स्टेट शायद वो सर हेनरी का अब्रॉड होने का फायदा उठाकर वापस आ रहा हो। वाटसन हैरान होकर बोलता है, पर उससे क्या मिलेगा अब? होम्स कामली कहता है, वक्त बदला और एक नई मास्क के पीछे छुपा एक पुराना मॉन्स्टर। होम्स डिसाइड करता है कि वो साउथ अमेरिकन शिपिंग रिकॉर्ड चेक करेगा और वाटसन को लीगल पेपर्स के लिए बास्करविल बैंक से डिटेल्स निकलवाने के लिए भेजता है। होम्स डायरी में लिखता है, केस ऑफ द हाउंड मे बी क्लोज्ड but the ghost of Stapleton still halts in the shadows. If he is alive this time, I will not just chase the hound. I will hunt the man. 221 बी बेकर स्ट्रीट में होम्स ने जैसे ही स्टेपल्टन का जिंदा होने की पॉसिबिलिटी पे काम शुरू किया, वैसे ही एक और खौफनाक खबर उनके पास पहुंचती है। एक नई मौत, वही पुराने तरीके से, और जगह ग्रिम्पेन मोड़। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड का टेलीग्राम होम्स के हाथ में था। अनआइडेंटिफाइड मेल बॉडी फाउंड नियर द मायर, मॉल्ड, फेस डिसफिगर्ड। लोकल्स मुरमुर ऑफ हाउंड अगेन, नीड यू इमीडिएटली बाय लेस्ट्रेड। वाटसन का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। होम्स, फिर से वही? क्या स्टेपल्टन ने अपने गेम फिर से शुरू कर दिया है? होम्स ने कामले कोट उठाया और कहा, वाटसन, लगता है मूड ने हमें फिर से बुला लिया है। 2 दिन बाद होम्स और वाटसन फिर ग्रिम्पेन विलेज में थे। वही उदास मौसम, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार और ज्यादा भूतों भरा लग रहा था। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड उन्हें वेलकम करता है। क्राइम सीन पे एक लाश कवर्ड है और नियर बाई एक छोटा हाउंड का फुटप्रिंट मिलता है, वो भी फ्रेश। वाटसन लाश का कवर उठाता है। चेहरा इतनी बुरी हालत में होती है कि पहचानना मुश्किल। होम्स बॉडी के कपड़ों को चेक करता है। फिर होम्स बोलता है, एक्सपेंसिव लंदन सूट, साउथ अमेरिकन क्लॉथ, और देखो ये एक बटरफ्लाई पिन। वाटसन गैस्पिंग कहता है, ये तो स्टेपल्टन हो सकता है। लिस्टेड बोलता है, हो भी सकता है और नहीं भी, पर गांव के लोग कहता है उन्होंने फिर से ग्लोइंग आइज वाला हाउंड देखा। होम्स कुछ नहीं बोलता, बस मुड़ के उस डायरेक्शन में देखता है जहां कभी हाउंड का टेरर था। जब तक ये मैं कंफर्म न कर लूं कि ये लाश किसकी है, मैं किसी थ्योरी पर विश्वास नहीं कर सकता। होम्स बॉडी को ग्रिम्पेन के कॉर्नर के पास भेजता है फॉर डेंटल मैच, क्योंकि फेस पहचानना इम्पॉसिबल है। वहीं वाटसन को एक लोकल शेफर्ड मिलता है। वो कहता है, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो उस हाउंड के साथ रहता था। उसने मुड़ में टेंट लगाया था और रात में कुछ खास आवाजें निकलते थे, जैसे डॉग को कमांड देता हो। होम्स कहता है, कमांड? मतलब हाउंड ट्रेंड था? वाटसन शॉक्ड हो जाता है। हो सकता है स्टेपल्टन ने एक और हाउंड पाल लिया। होम्स स्लोली बोलता है, यह फिर कोई और अब उसका काम पूरा कर रहा है। होम्स और वाटसन टेंट की तलाश करते हैं और वहां से मिलता है एक डायरी का टोन पेज। ही थिंक्स आई एम डेड, लेट हिम बिलीव इट, लेट द हाउंड स्पीक वन मोर टाइम एंड देन आई विल टेक इट ऑल बैक। वाटसन व्हिस्पर करता है, यह स्टेपल्टन की राइटिंग है। होम्स कहता है, वाटसन, अगर स्टेपल्टन ने अपने ही मौत का नाटक किया है तो या तो ये लाश किसी और की है या स्टेपल्टन के भी ऊपर कोई और मास्टरमाइंड है। नेक्स्ट डे डेंटल रिपोर्ट आता है और शॉकिंग ट्विस्ट होता है, लाश स्टेपल्टन की नहीं थी। वाटसन स्टैंड हो जाता है, मतलब वो जिंदा है? होम्स स्लोली कहता है, यस वाटसन, रॉजर बास्करविल जूनियर जिंदा है और वो इस बार और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अब हमें उसका नेक्स्ट मूव नहीं पता। होम्स डिसाइड करता है, 1. सर हेनरी को बुलाया जाए, 2. ग्रिम्पेन मोड़ में स्पेशल ट्रैप लगाया जाए और 3.
मिस बेरियल, स्टेपल्टन की बीवी से कांटेक्ट किया जाए, जो अब भी समवेयर इन हाइडिंग में है। वाटसन सॉफ्टली बोलता है, होम्स अब तो ये केस कार से बदकर एक कोल्ड ब्लडेड रिवेंज में बन गया है। होम्स कहता है, वाटसन, हाउंड से डर नहीं लगता मुझे, लेकिन उस हाथ से जो उससे लीस में पकड़ता है, वो हाथ सबसे ज्यादा खूनी होता है। ग्रिम्पेन मोर एक बार फिर से होम्स के हवाले थे, लेकिन इस बार हाउंड का डर एक पुरानी याद नहीं, एक फिर से जिंदा हो चुका नाइटमेयर बन गया था। स्टेपल्टन यानी रॉजर बास्करविले जेआर, जिसे सबने मारा हुआ माना था, लेकिन वो जिंदा था। और अब होम्स जानता था अगला अटैक सिर्फ मूर तक सीमित नहीं होगा। वाटसन और लेस्टेड ने मूर के हर कोने में तलाशी शुरू कर दी थी, पर स्टेपल्टन एक साया बन चुका था। दिखाई नहीं देता, लेकिन हर जगह महसूस होता। लंदन से एक टेलीग्राम होम्स के पास आता है, आई एम रिटर्निंग, इफ इट एंड्स विथ मी, बाय सर हेनरी बास्करविल। वाटसन गुस्से में कहता है, उसे बुलाना सेफ नहीं था होम्स। होम्स कामली कहता है, मैं उससे बेट के लिए नहीं बुला रहा, इस बार ये उसकी जिंदगी और उसकी फैमिली का न्याय है। उसे खत्म करना होगा जो उसके नाम के साथ चलता आ रहा है। होम्स फाइनली मिस बेरियल को लोकेट करता है। वो ग्रिम्पेन से दूर एक स्मॉल कोस्टल विलेज में एक दुख भरी जिंदगी जी रही थी। जब होम्स उसके सामने आता है तो वो रोने लगती है। मैं कभी उसके प्लान का हिस्सा नहीं थी। मैंने सर हेनरी को वार्न करने की कोशिश की, पर स्टेपल्टन ने मुझे यूज करने के लिए मजबूर किया। फिर होम्स कहता है, अब मुझे उसका अगला कदम समझना है। तुम उसे जानती हो, बताओ वो क्या करेगा। वो वापस लंदन जाएगा। उसने मुझे कहा था बास्करविले हॉल उनका घोंसला था, पर उनका नाम मुझे लंदन में पावर देगा। होम्स के माइंड में लाइटिंग जैसा फ्लैश होता है। वाटसन, लंदन, वहाँ कौन है जो अब भी स्टेपल्टन के लिए काम कर रहा हो सकता है? होम्स फाइनली उस बंदे का नाम लेता है, एक ऐसा कैरेक्टर जो कहानी के पहले हिस्सों में साइड कैरेक्टर था, एक जो मिस कर दिया गया था, मिस्टर फ्रैंकलैंड एसार। वही मैन जो ग्रिम्पेन मूर के रूल्स के पीछे पड़ा रहता था, टेलीस्कोप से सब लोगों को देखता था, एक ऑब्सेसिव पर्सनालिटी। होम्स कहता है, फ्रैंकलैंड के पास स्टेपल्टन का पूरा मैप था। उसने उसके एस्केप और फेक डेथ में मदद की, शायद बदले के लिए या किसी सीक्रेट डील के लिए। वाटसन स्टैंड होता है, मतलब फ्रैंकलैंड भी स्टेपल्टन के साथ था? यस, और लंदन में एक और शख्स है जो उनका स्पॉन्सर है। वो नाम मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ट्रस्ट मी, इट इज बिगर देन जस्ट रिवेंज। ये कॉन्स्पिरेसी है। होम्स एक चिलिंग स्टेटमेंट देता है, ये केस एक घोस्ट डॉग से शुरू हुआ था, लेकिन अब इंसान के बनाए हुए भूत इससे ज्यादा खतरनाक हो गया है। उस रात होम्स डायरी में लिखता है, स्टेपल्टन जिंदा है, उसके पास नई आइडेंटिटी है, नई पहली और नया वेपन, लेकिन मैं भी जिंदा हूँ, और इस बार या तो वो मरेगा या मैं। होम्स और वाटसन लंदन लौट चुके थे। पुरानी गलियों में नया खतरा छुप गया। होम्स और वाटसन लंदन लौट चुके थे। पुरानी गलियों में नया खतरा छुप गया था। स्टेपल्टन का जिंदा होना सिर्फ एक रमर नहीं रहा, अब वो एक शैडो ऑपरेशन बन चुका था, जिसमें हर कदम पे एक और छुपा हुआ चेहरा मिल जा रहा था। होम्स ने अपने ड्राइंग रूम में सिटी का मैप खोला हुआ था, पिन्स, थ्रेड्स और नोट्स जैसे किसी स्पाइडर वेब की तरह। होम्स, यह सब कुछ सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं लगता। स्टेपल्टन अकेला नहीं हो सकता। होम्स कहता है, बिल्कुल सही, और मुझे लगता है इस बार हमें किसी और चेहरे के पीछे उसके असली रूप मिलेगा। वो वेंडेलर नाम से साउथ अमेरिका में था, पर लंदन में वो किसी और नाम से एक्टिव है। होम्स और वाटसन जस्ट प्लान बना ही रहे थे कि तभी स्कॉटलैंड यार्ड से एक अर्जेंट मैसेज आता है। फॉर्मर साउथ अमेरिकन डिप्लोमेट फाउंड डेड इन होटल रूम, कंडीशन मैच प्रीवियस हाउंड अटैक, नो एनिमल एविडेंस, ओनली मार्क ए स्मॉल बास्करविले क्रेस्ट ऑन द विंडो। साउथ अमेरिकन डिप्लोमेट मतलब स्टेपल्टन ने अपने पीछे का रास्ता भी साफ कर दिया। होम्स तुरंत कहता है, हाँ, वो सभी लोगों का हाथ रहा है।
जिन्होंने उसकी नया आइडेंटिटी बनाने में हेल्प की थी। इंस्पेक्टर लेस्टेड भी ज्वाइन करता है और कहता है, होम्स अब तो हमें ये मानना पड़ेगा, ये हाउंड मर्डर मिस्ट्री एक पॉलिटिकल चेन बन चुका है। होम्स का दिमाग फुल स्विंग में चल रहा था। वाटसन को साइड ले जाता है। वाटसन, मुझे शक है कि एक और मर्डर होने वाला है और इस बार शिकार तुम हो सकते हो। वाटसन शॉक्ड होता है। मैं? होम्स, आप मुझे डरा रहे हो या बचा रहे हो? होम्स सीरियसली कहता है, वाटसन, तुम मेरी वीक लिंक नहीं, मेरी आंख हो। पर स्टेपल्टन जानता है तुम मेरे सबसे करीबी हो। अगर वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता तो वो तुम्हें टारगेट करेगा। होम्स वाटसन को डिस्गाइज में सिटी से टेम्पोररी छुपा देता है, पर वाटसन स्टबर्न है। मैं भागता नहीं होम्स, अगर ये केस मेरे ब्लड से पूरा होता है तो मैं तैयार हूँ। होम्स एक बार मुस्कुराता है, फिर कहता है, तो चलो, शिकार बनने की वक्त आ गया। इस बार हम स्टेपल्टन को गुस्से में लाएंगे और जब वो सामने आएगा उसकी भस्म होने की घड़ी होगी। होम्स एक फेक आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाता है, डॉक्टर वाटसन टू पब्लिश ए टेल ऑल मेमोयर ऑन द हाउंड केस इंक्लूडिंग रियल नेम्स एंड हिडन आइडेंटिटीज। वाटसन पब्लिक अपीयरेंस करता है, डेलिबरेटली क्लब में दिखाई देता है और लंदन के एक थिएटर हॉल में स्पीच अनाउंस की जाती है, जहां सपोजली वाटसन अपने कन्फेशन और प्रूफ शेयर करेगा। होम्स क्विटली कहता है, अगर स्टेपल्टन अब भी जिंदा है तो या तो वो अटैक करेगा या अपने किसी एजेंट को भेजेगा। उस दिन मैं उसका मास्क उतार दूंगा। उस रात जब वाटसन अकेला एक कॉफी हाउस से वापस जा रहा होता है, एक शैडो उसका पीछा करता है। एक नैरो गली में वाटसन जैसे ही मुड़ते हैं, एक आदमी चाकू लेकर उसके सामने आता है, लेकिन पहले ही सेकंड में एक गोली चलता है। होम्स छुप के वहां था। उसने शूटर के हाथ पे फायर किया। आदमी चिल्लाता है, चाकू गिर जाता है। वाटसन संभलता है। होम्स अटैकर को नीचे गिरा लेता है। उस आदमी के पॉकेट से मिलता है एक लेटर, टर्मिनेट द डॉक्टर, नो लूज एंड्स बाय आरबी। वाटसन ब्रेथलेस होता है। आरबी, रॉजर बास्करविल। होम्स टीथ ग्रिटेड बोलता है, गेम शुरू हो गया है वाटसन, और इस बार मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लंदन की थिएटर में होम्स का ट्रैप रेडी था। वाटसन की जान के लिए हुए अटैक ने स्टेपल्टन को एक बात तो कंफर्म कर दी थी, वो होम्स के नज़र में जिंदा था। अब उसे अपने गेम खुद ही आगे बढ़ाना पड़ रहा था, लेकिन होम्स को यह भी मालूम था, एक शिकार जब अपने आप को कॉर्नर में महसूस करता है तो या तो वो भागता है या खतरनाक बन जाता है। 221 बी बेकर स्ट्रीट में होम्स और लेस्टेड एक टाइट प्लान बना रहे थे। होम्स कहता है, वाटसन स्पीच करेगा थिएटर में, हमारे एजेंट्स क्राउड में होंगे और मैं खुद रहूंगा बैल्कनी में। जैसे ही कोई सस्पिशियस चेहरा दिखाई दे तो उसे तुरंत अरेस्ट करना, और अगर स्टेपल्टन ना आए तो? होम्स कहता है, आएगा। वाटसन अब उसका सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। वो या तो उससे मरने आएगा या पब्लिकली बदनाम करने, और दोनों में वो अपनी गलती करेगा। वाटसन को स्टेज पे जाना था, जहां उसे एक पब्लिक लेक्चर देने थे ऑन माई एक्सपीरियंस ऑन द मूड। ऑडियंस में मोस्टली जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स और कुछ फैमिलियर लोग थे, पर एक चेहरा बैल्कनी में होम्स की आंखों से नहीं छुपा। एक आदमी जो कैमरा के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में पहचानी सी ठंडक थी, स्टेपल्टन। जैसे ही वाटसन लास्ट लाइंस बोलता है, एंड परहैप्स द हाउंड वाज नॉट जस्ट एन एनिमल, परहैप्स द ट्रू बीस्ट वाज द मैन होल्डिंग द लीश, तभी बैल्कनी से एक शार्प नॉइज होती है। एक छोटी डर्ट गन जैसी चीज वाटसन की तरफ आती है। थक, वाटसन की चेस्ट से टच करता हुआ वो गोली नीचे गिर जाता है। थैंक्स टू होम्स, अर्लियर आर्मर लाइनिंग अंडर हिज टी शर्ट। होम्स चीखता है, नाउ। लिस्टेड और ऑफिसर्स क्राउड में स्टेपल्टन को घेर लेते हैं, लेकिन उसके पास एक और प्लान था, एक टीयर गैस। वो क्राउड में फेंकता है, सब लोग पैनिक करते हैं। होम्स बैल्कनी से कूदता है। वाटसन
क्राउड के बीच से स्टेपल्टन के पीछे जाता है। बैक स्टेज हॉलवे में फाइनली दोनों सामने आते हैं। शर्लॉक होम्स, ग्रेट डिटेक्टिव बट ए पुअर हंटर। होम्स कहता है, यू फेक्ड योर डेथ, फार्म्ड योर ब्लडिंग, ट्रेंड ए बीस्ट, and now you try to hide behind smoke. You are no Baskerville, you are just a scared little man with a god complex. Stapleton कहता है, and yet I am almost on. होम्स रिवॉल्वर निकलता है, but Stapleton has one to a gun stand up. पर तभी एक शॉट चलती है। लेस्टेड ने पीछे से आकर स्टेपल्टन के शोल्डर पर फायर किया। स्टेपल्टन गिरता है और चीखता है, आई एम द राइटफुल हेयर। होम्स उसके पास जाके सॉफ्टली बोलता है, यू वेर नेवर द हेयर, यू वेर ऑलवेज द कर्स। स्टेपल्टन को अरेस्ट किया जाता है और चार्ज लगाया जाता है। मल्टीपल काउंट्स ऑफ मर्डर, अटेम्प्ट असैसिनेशन, आइडेंटिटी फ्रॉड और कंस्पिरेसी। वाटसन लंदन टाइम्स में एक आर्टिकल लिखता है, द हाउंड वॉज रियल बट द मैन बिहाइंड इट वॉज फार मोर डेंजरस। सर हेनरी लंदन लौटकर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में होता है और फाइनली बास्करविल स्टेट लीगली उसका नाम होती है। एक एरा का एंड। होम्स कहता है, फ्रैंकलैंड एसरा ने स्टेपल्टन के प्लान में सिर्फ मदद नहीं की, उसने उससे पैसे भी दिए थे। वो खुद स्टेट के कुछ हिस्सेदार बनना चाहते थे। उस बुढ़े ने, पावर के पीछे बुढ़ापन नहीं दिखता वाटसन, सिर्फ लालच। लंदन में एक बार फिर से शांति है, लेकिन होम्स अपने वायलिन के साथ एक नई ट्यून बजाता है, कुछ डार्क, कुछ अनरिजॉल्व्ड। वाटसन पूछता है, होम्स सब कुछ खत्म हो गया राइट? होम्स सॉफ्टली कहता है, मूड खामोशी है, लेकिन हवा में अब भी उस हाउंड की चीख गूंजती है। बास्करविल का हाउंड अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बन चुका था, लेकिन उसके दांतों का निशान, उसकी गुड़गुड़ाहट और उसके पीछे छुपी कंस्पिरेसी अब भी होम्स और वाटसन के दिमाग में जिंदा थी। लंदन का 221 बेकर स्ट्रीट एक बार फिर से अपने यूजुअल रूटीन में लौट चुका था। होम्स अपने वायलिन के साथ थोड़ा रिलैक्स था और वाटसन डायरी में केस का आफ्टरमैथ चैप्टर लिख रहा था। एक दिन होम्स के पास एक रजिस्टर्ड इन्वेलप आया साउथ अमेरिका से। सेंडर का नाम था सर हेनरी बास्करविल। वाटसन ने वो खोलकर जोर से पढ़ना शुरू किया। डियर होम्स एंड वाटसन, आप दोनों का शुक्रिया सिर्फ लफ्जों में नहीं बयां किया जा सकता। जो आपने किया उससे मेरी जिंदगी बच गई। मिस बेरियल आप मेरे साथ हैं, उसने भी अपने पास्ट पीछे छोड़ दिया है। हम एक नया कंटेंट में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे अब भी कभी कभी सपने आते हैं मुड़ के, स्टेपल्टन के और उस भयानक हाउंड के, लेकिन अब हमें डर नहीं, बस एक याद है। बास्करविल हॉल में लोकल ट्रस्ट को दे दिया है ताकि उस जगह का भोज किसी और पा ना सके। आपका हमेशा का आभारी, सर हेनरी बास्करविल। वाटसन स्माइल करता है, उसने फाइनली पीस पा लिया। होम्स फायरप्लेस के पास बैठ जाता है, एक पाइप जलाकर। उसके शब्दों में थोड़ी थकन थी, लेकिन क्लैरिटी भी थी। होम्स कहता है, वाटसन, इस केस ने मुझे याद दिला दिया, रियल डेंजर सुपरनैचुरल में नहीं, इंसान के दिमाग में होता है। हाउंड्स तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट थे, जो दिमाग उनके पीछे था वही असली किलर था। पर तुमने स्टेपल्टन को हराया। नहीं वाटसन, मैंने उसे सिर्फ रोक दिया। हराया तब जाएगा जब हम सोसाइटी में ऐसे मॉन्स्टर को पहचानना सीख लेंगे। इंस्पेक्टर लेस्टेड भी उनका शुक्रिया अदा करने आता है। होम्स, तुम्हारे बिना हम वो गोस्ट डॉग के मजे में ही फांस से रहे थे। अब तो न्यूज़पेपर भी तुम्हें द मैन हु हंटेड द हाउंड कहकर बुला रहे हैं। होम्स सार्केस्टिकली बोलता है, उन्हें बेटर टाइटल देना चाहिए, द मैन हु लिसन्ड बिफोर बार्किंग। वाटसन और लेस्टेड दोनों हंस पड़ते हैं। हो। होम्स एक रात वाटसन से क्वेटली कहता है, वाटसन, एक चीज अब तक अनरिजॉल्व्ड है। जब हमने स्टेपल्टन को अरेस्ट किया, उसने कुछ बोला था, यू हैव नॉट सीन द वर्स्ट ऑफ द बास्करविल्स येट। तुम्हें नहीं लगता कुछ और था, कोई और जिसे उसने ट्रेन किया हो, या कुछ और प्लान?
वाटसन थोड़ा टेंस होता है। मतलब ये खत्म नहीं हुआ? होम्स स्लोली कहता है, शायद वो सिर्फ एक व्लाप था, लेकिन मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। होम्स वायोलिन बजाता है। वाटसन डायरी क्लोज करता है। स्ट्रीट लैंप के नीचे एक शैडो चलता हुआ दिखाई देता है, फिर अंधेरा में खो जाता है। मूड अब हजारों माइल्स दूर था, लेकिन उसकी हवा अब फिर लंदन के एक कोने में महसूस होती थी। द हाउंड इज गॉन बट द होल्स में नेवर डाई। 3 महीने बाद लंदन का मौसम एक अजीब सी उदासी में डूब गया था। 221 बी बेकर स्ट्रीट में होम्स अपने वायलिन के स्ट्रिंग्स को टर्निंग कर रहा था जब वाटसन एक लेटर लेकर अंदर आया। ब्राउन इनविलॉप, मूड की मिट्टी से धुंधला। ये देखो होम्स, डेवन से आया है, लेकिन सेंडर अननोन है। होम्स लेटर का कॉर्नर पकड़कर सूंघता है। पिट वेट ग्रास और एक और चीज, कुछ फैमिलियर। वाटसन लेटर खोलता है। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, द हाउंड में बी गॉन बट द हंट इज नॉट ओवर। चिट्ठी के नीचे एक चेहरा बना होता है क्रेयॉन से, और वो चेहरा रॉजर बस्करविल जेआर से मिलता जुलता है, लेकिन नया लगता है, जैसे किसी और वर्सन का स्नैपशॉट हो। अगली सुबह लिस्टेड बेकर स्ट्रीट आता है एक अर्जेंट रिपोर्ट के साथ। होम्स, डेवोन में फिर एक लाश मिली है और उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। एक आई विटनेस का कहना था उसने कुछ बहुत बड़ा ब्लैक और ग्लोइंग आइड चीज देखी थी। वाटसन गुस्से में बोलता है, यह फिर से वही पुरानी कहानी है। नहीं डॉक्टर वाटसन, इस पर फर्क यह है कि विक्टिम कोई आम आदमी नहीं था। वो लंदन पुलिस का एक रिटायर्ड ऑफिसर था जो स्टिपल्टन केस की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर चुका था। होम्स तुरंत उठता है। उसका वॉइस लो है लेकिन शार्प। वाटसन, हम वापस जा रहे हैं। मूड ने हमें फिर से बुला लिया है, इस बार शायद किसी और हाउंड के लिए या किसी और बास्केटविल के लिए। होम्स और वाटसन फिर से ग्रिम्पिन विलेज में जाता है। जहां सब कभी क्वेट था, वहां अब लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे। लोकल न्यूज़पेपर में हेडलाइंस थी, घोस्ट ऑफ द मूड रिटर्न्स, हेल हाउंड हंट्स ग्रिम्पिन अगेन। वाटसन कहीं अंदर से कांप जाता है। ये सब तो हमने खत्म किया था, स्टिपल्टन तो जेल में है। होम्स कामली कहता है, हाँ वाटसन, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि स्टिपल्टन जेल जाने से पहले किसी और को ट्रेन कर गया हो, या उसका ब्लड लाइन में कोई और हो जिसे हमने मिस कर दिया हो। शेरिफ के ऑफिस में एक फाइल मिलती है, रॉजर बास्करविल प्री लंदन रिकॉर्ड्स। उसमें एक शॉकिंग डिटेल्स लिखी होती है, रॉजर हैड ए सन नेम अननोन, हिडन आफ्टर वाइफ्स डेथ, पॉसिबली रेस्ट इन इसोलेशन। वाटसन स्टन्ड होता है, मतलब एक और स्टिपल्टन? होम्स स्लोली कहता है, शायद हमने हाउंड को मार दिया, लेकिन हंटर जिंदा है। उस रात मूड में एक और अटैक होता है। एक लोकल शेफर्ड जिसका सिर फटा हुआ मिलता है, चेहरे पर क्लॉ मार्क्स, और उसके हाथों में क्लच किया हुआ एक टोन स्कार्फ जिसमें आरबी के इनिटियल्स होते हैं। होम्स उस जगह से मूड की तरफ देखता है। इस बार हाउंड से नहीं, उसका वारिस से लड़ना होगा। ग्रिम्पिन विलेज में फिर से अंधेरा छा गया था। मूड के आसपास के लोगों में डर इतना बढ़ गया था कि लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। वाटसन अपनी डायरी में लिखता है, मैं सोचता था कि स्टिपल्टन का टेरर खत्म हो चुका है, पर हर एक चीख, हर एक नई लाश के साथ लगता है जैसे उसका भूत अब भी जिंदा है, और इस बार और ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। 221 बी का बेडरूम अब ग्रिम्पिन के लॉज में टेम्पोररीली शिफ्ट हो चुका था। होम्स मूड का मैप को डिटेल में स्टडी कर रहा था, जहां शेफर्ड मारा गया था। होम्स क्विटली कहता है, ये कोई ऑर्डिनरी मर्डर नहीं वाटसन, ये प्लानिंग का काम है। किलर अपने मार्क्स छोटा सा हाउंड बनाकर देता है, पर हर लाश पर एक सिग्नेचर होता है, इनिशियल आरबी। रॉजर बास्करविल का बेटा हो सकता है या कोई और। वाटसन पजल्ड होकर कहता है, लेकिन होम्स, वो किधर छुपा हो सकता है? मूड में तो सिर्फ जंगल, पत्थर और मार्स है। होम्स स्माइल करता है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स यू टू थिंक। नेक्स्ट डे
होम्स एक लोकल पुराने केयर टेकर से मिलता है जो बास्करविल हॉल में 30 साल पहले काम करता था। एक वक्त था जब मूड में कुछ सीक्रेट पैसेज थे मिलिट्री के टाइम के, लेकिन आजकल कोई उस तरफ जाता नहीं। दलदल और भूत के डर से सब पीछे हट गया। होम्स तुरंत वाटसन के साथ उस डायरेक्शन में निकलता है। 2 घंटे के सर्च के बाद उन्हें एक कवर ट्रैप डोर मिलता है जिसे घास और पत्थर से छुपाया गया था। ट्रैपडोर के नीचे से कांच की बोतल की चमक और एक डॉग कॉलर मिलता है, वो भी फिर्स। वाटसन शॉक होता है, मतलब वो लोग यहाँ रह रहे थे। होम्स कहता है, नहीं वाटसन, वो यहाँ से ऑपरेट कर रहा है, ये उनका डेन है। दोनों जब ट्रैपडोर के थ्रू नीचे जाते हैं, एक अंडरग्राउंड बंकर मिलता है मिलिट्री स्टाइल का। वहाँ कुछ शॉकिंग चीजें मिलती है। एक मैप्स ऑफ मूड विथ अटैक लोकेशन मार्क्ड। 2 मल्टीपल हाउंड पॉ ग्लव्स जो ह्यूमन हाथों के ऊपर फिट होकर फॉल्स पाव प्रिंट्स बना सकता है। 3 ए लिस्ट नेम्स ऑफ टारगेट्स एंड टॉप पे लिखा होता है होम्स, वाटसन, लेस्ट्रेड और सर हेनरी। वाटसन गुस्से से बोलता है, यह प्लान पर्सनल रिवेंज का है, वो हमें एक एक करके हटाना चाहता है। होम्स क्वेटली कहता है, इस पर हाउंड सिर्फ दिखा हुआ है, असली मॉन्स्टर इंसान है। होम्स को एक और छोटी फोटो मिलती है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ऑफ ए यंग बॉय विथ हिज फादर। पिछले कॉर्नर में लिखा होता है, टू माई सन, लाइफ फ्री, नेवर फॉरगिव बाय आरबी। वाटसन का फेस पीला हो जाता है, मतलब स्टेपल्टन ने अपने जाने से पहले ही अपना बदला छुपा दिया था। होम्स गुस्से में कहता है, अब गेम बदल गया है, इस बार हम उसे ढूंढने नहीं जाएंगे, उसको हमें ढूंढने देना होगा। उस रात मूड में होम्स और वाटसन बंकर के ऊपर ही कैंप लगाता है। अचानक एक दूर से चीख सुनाई देती है, एक ह्यूमन वॉइस में, लेकिन उसमें हाउंड की साउंड भी होती है, जैसे कोई इंसान अपने अंदर का शैतान को जगा रहा हो। होम्स विस्पर करता है, वो आ गया है और इस बार वो सिर्फ भौंकेगा नहीं, काटेगा भी। ग्रिम्पेन मूड पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस साइलेंस के नीचे एक ऐसा डर छुपा हुआ है जो पहली बार स्टेपल्टन के टाइम में महसूस हुआ था। होम्स और वाटसन ने स्टेपल्टन के वारिस के अंडरग्राउंड हाइडआउट का पता तो लगा लिया, लेकिन उसका असली चेहरा अब तक एक मिस्ट्री था। होम्स ने डिसाइड किया, अब वक्त आ गया है कि इस मॉन्स्टर को अपने ही गेम में फंसाया जाए। अगली सुबह होम्स लेस्टेड के साथ मिलकर एक बेट प्लान करता है। एक फेक डिलीवरी ऑफ क्लासिफाइड पुलिस फाइल्स ग्रिम्पेन स्टेशन पर अनाउंस की जाती है। ये खबर डेलीवेटली न्यूज़पेपर के लोकल कॉलम में छापी जाती है, जिसमें लिखा होता है, होम्स एंड वाटसन टू डिपार्ट सून, एविडेंस टू बी सेंट अंडर आर्म्ड एस्कॉर्ट विया मूर रोड। होम्स क्वेटली वाटसन से कहता है, ये वारिस क्लेवर है लेकिन इम्पेशेंट भी। उससे ये भरोसा हो गया है कि हम उसका ट्रैप में नहीं फंस रहे, इसलिए अब वो खुद मूव करेगा। वाटसन सस्पिशियसली पूछता है, पर होम्स, अगर उसने हमसे पहले हमला कर दिया तो? होम्स कामली कहता है, इस बार हमला हम पे नहीं, हमारे झूठा कन्वे पे होगा और वहां होगा हमारा असली ट्रैप। एक रात एक घोड़ा गाड़ी ग्रिम्पेन स्टेशन से मोड़ की तरफ निकलती है, जिसमें सापोस्टली पुलिस फाइल से। उस गाड़ी को एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर ले जा रहा होता है, लेकिन दोनों होम्स के एजेंट्स होते हैं डिस्गाइज में। होम्स और वाटसन एक हिल टॉप से टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहा होता है। पहले कुछ नहीं होता, सब कुछ क्वेट। फिर एक शैडो गाड़ी के पीछे से आता है, एक टॉल फिगर, ब्लैक कोट, ग्लव्स और एक मैकेनिकल हाउंड मास्क पहना हुआ। वो गाड़ी के सामने आके रोप ट्रैप से गाड़ी रोक देता है। होम्स सॉफ्टली बोलता है, वो आ गया। एजेंट्स जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, अटैकर उन पर झुकता है, लेकिन तभी लेस्टेड और होम्स पीछे से उस पर लिप मारते हैं। वो अटैकर फाइट करता है, ट्रेंड मूव्स, शार्प रिफ्लेक्स, मगर होम्स के पंचेस और लेस्टेड के बातों का सामना नहीं कर पाता।
जब फाइनली मास्क उतरता है, वाटसन शॉक में बोलता है, यह तो स्टेपल्टन का बेटा है। एक यंग मैन 22 से 23 साल का, ब्लू आइज, वहीं जेनेटिक फिगर्स जो स्टेपल्टन के थे, पर एक औरत जैसा सॉफ्ट चिकबोन्स के साथ। वाटसन समझ जाता है ये कोई सिंपल इंसान नहीं, ये एक और इलेजिटिमेट चाइल्ड है जो छुपकर बड़ा हुआ था रिवेंज के सपने के साथ। जब उन्हें ग्रिम्पिन स्टेशन वापस ले जाया जा रहा होता है, तभी एक और गनशॉट सुनाई देता है। स्कॉट जीप का ड्राइवर, जिसे होम्स ने पहचाना नहीं था, फ्रैंकलैंड एसर का भतीजा निकलता है, एक पुराना सपोर्टर ऑफ स्टेपल्टन फैमिली। वो पिस्तौल निकलकर शूटिंग करता है। यू कैन किल वन बास्करविल बट यू कैन नॉट बेरी द ब्लड लाइन। एक गोली लेस्टेड के आर्म में लगता है। वाटसन तुरंत उस अटैकर को टैकल करता है। होम्स उससे डिस्आर्म करता है। होम्स फाइनली काम होता है। जब स्टेपल्टन जेआर को ग्रिम्पिन जेल में डाल दिया जाता है, उसका फेस पे एक्सप्रेशन ब्लैंक होता है, ना गिल्ट ना रिग्रेट। होम्स क्विटली कहता है, He was not just raised in shadow, he was the shadow. वाटसन सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मूर ने एक और मॉन्स्टर जन्म दिया होम्स, शायद ये कर्स कभी खत्म ही नहीं होगा। होम्स डायरी में लिखता है, हाउंड का नाम बदल गया, चेहरा नया हो गया, पर उसकी गरज अब भी वही थी, रिवेंज, लिगेसी और ब्लड। शायद किस दिन मुझसे फिर एक चीख गूंजेगी, पर तब तक मैं तैयार रहूंगा। ग्रिम्पिन जेल में सब कुछ शांत था, लेकिन एक सेल में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी तूफान के आने का इशारा देती थी। स्टेपल्टन जेआर, रॉजर बास्करविल का छुपा हुआ बेटा, वहां था, लेकिन उसकी आंखों में ना तो डर था ना ही हार, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान थी। होम्स, वाटसन और लेस्ट्रेड उससे पूछताछ के लिए आए। जेलर ने पहले ही वार्न कर दिया था। होम्स उसके सामने बैठे। स्टेपल्टन जेआर अपने दोनों हाथ टेबल पे रखकर मुस्कुराया। वेलकम बैक मिस्टर होम्स, आप तो हमेशा वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। मैं हमेशा समय से लड़ता हूं, तुम जैसे लोग समय के विरुद्ध नहीं, उसके नीचे छुपा रहते हो जैसे कीड़े। स्टेपल्टन जेआर थोड़ा झुकता है, लेकिन उसकी आंखें होम्स पर टिकी होती हैं। मैं अंत हूं, पर मैं आखिरी नहीं हूं। मेरे बाप ने सिर्फ रिवेंज नहीं छोड़ा, उसने एक लेगेसी छोड़ी थी। उस लेगेसी का एक गार्डियन भी है। गार्डियन क्या मतलब है? मैं एक पौ था, लेकिन किंग कोई और था। मैं बस तुम सबको उन तक ले जाने का रास्ता था। होम्स शॉक्ड नहीं था, शायद उसने ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट किया था। स्टेपल्टन जेआर कहता है, नाम नहीं जानता, पर एक कहानी सुना सकता हूं। उसने अपनी आंखें बंद की और बोलना शुरू किया। जब मेरा बाप साउथ अमेरिका गया तो उसने जंगल में कुछ और भी ढूंढा था। उसने एक आदमी से मुलाकात की, एक ऐसा आदमी जो जंगली जानवर को बिना लीज के कंट्रोल करता था। उसने एक डील किया, नॉलेज के बदले में सिर्फ एक चीज मांगी, बास्करविल ब्लड लाइन का कंटिन्यूएशन। वो गार्डियन कोई वैम्पायर या जादू टोना करने वाला नहीं, वो इंसान है, मगर उसकी सोच किसी और दौर की है। उसका काम द हाउंड को जिंदा रखना और जब टाइम आए उसे फिर से अनलिस्ट करना। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड कंफ्यूज्ड होता है। तुम कहना चाहते हो कि इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड था जो लंदन या डेवोन का नहीं, बल्कि किसी और जंगल से आया था? स्टेपल्टन जेआर सिर्फ एक लाइन कहता है, उसका नाम है जेवियर, और वो अभी भी डेवोन के अंदर छुपा है, किसी शेफर्ड के रूप में या किसी आर्टिस्ट के रूप में। वो देख रहा है और अगला हाउंड तैयार हो रहा है। वाटसन कामली कहता है, होम्स, क्या ये सब सच हो सकता है या ये सिर्फ उसका मेंटल ट्रैप है? होम्स थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, मैं एविडेंस के बिना किसी कंक्लूजन पे नहीं जाता, लेकिन अगर जेवियर नाम सच है तो हमें मूर को एक बार फिर स्कैन करना होगा। उसी रात ग्रिम्पिन मूर के एक कोने में जहां का वे हाउंड अटैक हुआ था, एक लोकल वॉइस शेफर्ड कहता है उसने एक व्हाइट वुल्फ साइज डॉग देखा। उसके नेक पे एक कॉलर था जिसमें ब्रास प्लेट पे लिखा था, प्रॉपर्टी ऑफ जे। ग्रिम्पिन मूर अब फिर वही पुरानी गुनगुनाहट से भरा हुआ था, लेकिन इस बार
चीखों के साथ एक नई सांस भी चल रही थी। स्टेपल्टन जेआर जेल में था, पर उसके वर्ड्स होम्स के दिमाग में गूंज रहे थे। उसका नाम है जेवियर, वो देख रहा है। होम्स कहता है, दुनिया में दो तरह के मॉन्स्टर होते हैं, एक वो जो दिखते हैं और एक वो जो सिर्फ हवा में महसूस होते हैं। अब वक्त था इस इनविजिबल मॉन्स्टर का सामना करने का। होम्स और वॉटसन ने मुड़ के उस पार्ट को टारगेट किया जहां शेफर्ड बॉय ने व्हाइट वुल्फ साइज डॉग देखा था। एक पैथ था जहां हर कदम के बाद मिट्टी कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लगती थी। होम्स सडनली रुक जाता है और कहता है, वॉटसन, नोटिस किया? फुटप्रिंट्स वापस नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अंदर जा रहा है। वॉटसन थोड़ा हेजिटेंट होता है। होम्स, अगर ये कोई और साइकोलॉजिकल ट्रैप हुआ तो? होम्स क्विटली कहता है, अगर डर का सामना ना किया जाए तो वो हाउंड बन जाता है। 2 घंटे बाद मूर के सबसे रिमोट पार्ट में एक केव मिलती है, पुरानी मॉस से ढकी हुई। अंदर से एक ठंडी सी गुड़गुड़ाहट आ रही थी। होम्स और वॉटसन ने अपने रिवॉल्वर्स रेडी किया। टॉर्च लेकर वो अंदर गए। केव के अंदर एक औरत जैसी सिलुएट दिखी, लेकिन जब वो करीब आए तो सामने एक पुरुष था। टॉल, टैन, डार्क आइज, ट्रिविल टैटूज और एक उल्फ के साथ बैठा था। जेवियर की आंखें एक बार भी नहीं झुकी। उसने होम्स से आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं हाउंड नहीं, उसका रक्षक हूं। तुम्हारे जैसा लोग सिर्फ जानवर मारते हो, उनके इरादों को नहीं समझते। होम्स कामली कहता है, तुम स्टेपल्टन के लीगेसी को कैरी करते हो, उसके खून के पीछे हो, तुम्हारे हाउंड सिर्फ वेपन है। जेवियर कामली कहता है, मैं उस हाउंड को फिर से जन्म दे रहा हूं, डीएनए से, ब्लड लाइन से और कंडीशनिंग से। पर इस बार ये सिर्फ बस्करविल के खिलाफ नहीं, तुम्हारे सिस्टम के खिलाफ है। तभी केव के कॉर्नर से व्हाइट बीस्ट, एक क्रॉस ब्रीड उल्फ डॉग बाहर निकलता है। रेड आइज, शार्प जॉ, मेटल पोस्ट कॉलर। होम्स विस्पर करता है, वॉटसन, एम फॉर द कॉलर, दैट्स व्हेयर ही इज वल्नरेबल। उल्फ बीस्ट होम्स पर जंप करता है, लेकिन होम्स साइडवेज रोल करता है। वॉटसन एक प्रेसियस शॉट कॉलर के बकल पे मारता है। क्लैंग, कॉलर टूट जाता है और बीस्ट कंफ्यूज हो जाता है। होम्स उसे रोप से बंधने की कोशिश करता है जब जेवियर पीछे से अटैक करता है, पर वॉटसन उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। जेवियर चीखता है, तुम सिर्फ मॉन्स्टर देखते हो, पर उस मॉन्स्टर के पीछे की कहानी नहीं। होम्स कहता है, मुझे कहानियों में नहीं, मुझे इंसाफ पे विश्वास है। जेवियर और उसका बीस्ट दोनों ही पुलिस के हवाले किया जाते हैं। केव सील कर दिया जाता है। वॉटसन थक कर होम्स से पूछता है, होम्स, क्या ये लास्ट था? यह हाउंड का अंत जरूर है, पर इंसान के डर का नहीं। वॉटसन फाइनल नोट लिखता है, फ्रॉम चार्ल्स बस्करविल्स मर्डर टू जेवियर जंगल, द मूर गिव अस मॉन्स्टर बट होम्स गिव अस ट्रूथ। और कहानी का असली हीरो वो था जिसका डर कभी दिखा नहीं, लेकिन जिसने हर बार उससे जीता, शार्लॉक होम्स।